Hello everyone, a very warm welcome to Study IAS. I hope you all are doing extremely well. स्वागत है आपका इस न्यू सीरीज में जहां पर हम डिस्कशन में ले रहे हैं जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको। लेक्चर नंबर 1 हम ले चुके हैं जिसके अंदर हमने सारी जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स थी उनको डिस्कशन में लिया था। आज है लेक्चर नंबर 2। आज हम लेंगे डिस्कशन में स्कीम्स रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको मिलने वाला है और भी ज्यादा फायदा। ये है एक मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर जहां पर जो वैलिडिटी 1 साल की होती थी अब आपको एक्स्ट्रा 4 मंथ्स की वैलिडिटी उसके साथ जरूर मिलेगी। ऑल्सो यू विल गेट 20 न्यू बुक्स स्पेशली डिजाइंड बाय यूपीएससी एक्सपर्ट्स वर्थ ₹10,000। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको मिल रहा है इस बार। अगर आप अपना अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे उसमें तो आप इसको जरूर लीजिए। ऑल्सो यू कैन गेट द फैसिलिटी ऑफ लोन अगर आपको यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना है, एंड आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप यूज करेंगे हमारा डिस्काउंट कोड स्टडी आईएएस। ओके, तो ये चीजें आप याद रखना। ऑल्सो बहुत सारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी के 2021, 2022 एंड 2023 के लिए। 28 अप्रैल यानी कल से स्टार्ट हुए थे, तो आप इनमें भी एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर के साथ। आज की जो हमारी स्कीम्स होने वाली है वो होने वाली है फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड। सबसे पहली स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ठीक है, नेम से ही पता चल रहा है, दे आर टॉकिंग अबाउट फूड सिक्योरिटी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी सेंटर एंड स्टेट दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, बट इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये इसलिए आई है जिससे हम इनहेंस कर सकें प्रोडक्शन ऑफ राइस, चावल, गेहूं या दालें, सीरियल्स हो गए या कमर्शियल क्रॉप हो गए जैसे कॉटन, जूट एंड शुगर केन। टारगेट ये है कि प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड पल्सेस को इंक्रीज कर दिया जाए बाय 10, 8 एंड 4 मिलियन टन रिस्पेक्टिवली। ओके, एंड जो सीरियल्स हैं उनको 3 मिलियन टन से बढ़ा दिया जाए। फंडिंग 50-50 होने वाली है, ऐसा नहीं है कि सेंटर की ज्यादा है स्टेट की कम है। 50-50 फंडिंग इन दोनों की होगी, एंड 100% सेंटर फंडिंग फॉर द कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स मतलब कॉटन, जूट, शुगर केन, इन सब के लिए। It will be implemented through cluster demonstration, distribution of high yield seed। ठीक है, यहाँ पर होगा फार्म मैकेनाइजेशन का ख्याल रखा जाएगा। ऑल्सो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का ख्याल रखा जाएगा कि जो भी हम क्रॉप उगा रहे हैं उनमें कोई भी, जिसे कहते हैं ना, पेस्ट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, उस चीज को मैनेज किया जाएगा। ऑल्सो हाई हील्ड सीड्स को यूज किया जाएगा। एक और चीज आप याद रखना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द मिशन। अभी जो हमने डिस्कशन में लिया वो एक मिशन है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो 2013 वाला है, एंड अभी ये डिस्कशन में भी था कुछ दिनों, मार्च के मंथ में बेसिकली, क्योंकि नीति आयोग ने एक डिस्कशन पेपर निकाला था और कहा था कि रूरल एंड अर्बन का जो कवरेज है इसके अंदर उसको कम कर देना चाहिए, उसको 60-40 रिस्पेक्टिवली कर देना चाहिए। अब ये जो एक्ट है इसलिए आया था कि प्रोवाइड कर सके हम फूड को, ठीक है, अफोर्डेबल प्राइजेस में, एंड सब लोगों को न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिल सके। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, दीज बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, एक्ट जो है इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। चलिए बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज जीरो हंगर प्रोग्राम। जीरो हंगर हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 भी है। इट इज इनिशिएटेड बाय आईसीएआर एंड आईसीएमआर, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, द एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। तो इसमें 4 ये जो डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये मिलकर काम कर रही हैं। एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन को आप कैसे याद रख सकते हैं, एम एस स्वामीनाथन बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, आपको पता है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, तो आपको इससे थोड़ा बहुत अंदाजन याद रहेगा। The program consists of organization of farming system for nutrition, setting up genetic gardens की genetic gardens बनाए जाए, and initiation करे जाए जीरो हंगर ट्रेनिंग का। जेनेटिक गार्डन जो बनेगा वो बायो फोर्टिफाइड प्लांट्स या क्रॉप से बनेगा। बायो फोर्टिफाइड मतलब कि उनमें एक्स्ट्रा चेंजेस लाए गए हैं, एंड कंटेन्स द जर्म प्लाज्म ऑफ नेचुरली बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स। इट हैज प्लांट्स एंड क्रॉप्स दैट हेल्प सप्लीमेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, जो भी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं वो सब भी इसमें
सप्लीमेंट कर दी जाएंगी, इंक्लूडिंग आयरन, आयोडीन, विटामिन ए एंड जिंक। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर बायोफोर्टिफाइड प्लांट्स भी है एंड जेनेटिक गार्डन बनाने की बात करी जा रही है। चलिए बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा स्कीम। कल की जो वीडियो थी, कल का जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, जहाँ पे हमने एग्रीकल्चरल स्कीम्स को डिस्कशन में लिया था, सबसे पहले ही हमने वोकैबलरी पढ़ी थी। वोकैबलरी से क्या होता है, इजीली समझ आ जाता है कि अच्छा ये स्कीम है, ये इससे रिलेटेड है। अब यहाँ पे आप स्कीम को ध्यान से देखिए। अगर आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये तो चलिए एक ऑनररी नेम है, आप कृषि शिक्षा स्कीम से अंदाजा लगा सकते हैं कि इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एजुकेशन। इस स्कीम के अंदर 100 सेंटर्स बनाए जाएंगे। उनका ऑब्जेक्टिव होगा प्रोवाइड करना कंप्लीट नॉलेज एंड स्किल, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एंड वैल्यू एडिशन से रिलेटेड एंड मार्केटिंग ऑफ कोकोनट बनाना प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की ये बात कर रहे हैं। अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द इन एग्रीकल्चर, ये एक और स्कीम आई थी जिसे हम आर्या स्कीम कहते हैं। ठीक है, इट वाज सैंक्शनड बाय आईसीएआर एंड इज इम्प्लीमेंटेड बाय केवीकेज यानी कृषि विकास केंद्र। चलिए बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब इस तरीके से एग्रीकल्चर को उगाना कि वो सस्टेनेबल हो, ठीक है, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन आई है हम उनके प्रति भी रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, इस तरीके से अपनी एग्रीकल्चर को यूटिलाइज करना, उसको ग्रो करना। इट सीक्स टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन एग्रीकल्चर इनटू अ क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोडक्शन सिस्टम। क्लाइमेट रेजिलिएंट मतलब कि क्लाइमेटिक कंडीशंस में कोई भी चेंज आए वो उसको सह पाएंगे, ठीक है, एंड उनकी ग्रोथ अच्छी होगी थ्रू सस्टेनेबल एडेप्टेशन, एडेप्टेशन हो उनकी ऐसी, एंड मिटिगेशन मेथड्स इन द डोमेन ऑफ बोथ क्रॉप एंड एनिमल हस्बेंड्री। ओके, 3 मेजर कंपोनेंट है इसके। पहला है रेन फेड एरिया डेवलपमेंट जिसे हम रेड कहते हैं, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट जिसे हम एसएचएम कहते हैं, एंड क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, मॉडलिंग एंड नेटवर्क जिसे हम CCSAMMN कहते हैं। नाउ वेरियस डायमेंशन है इस मिशन के, and into the scheme of Ministry of Agriculture through a process of restructuring of various schemes, missions implemented and coverage with other related program of central and state government. Basically आपको ये याद रखना है कि sustainable agriculture से related है, इसके अंदर 3 major components हैं, ठीक है, आपको अंदाजन पता होना चाहिए कि किससे related है। और यहाँ पे क्रॉप एज वेल एज एनिमल हस्बेंड्री को इस तरीके से बनाया जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से सूटेबल बनाया जा रहा है कि वो वो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो जाए। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के बारे में। हम सबसे पहले जो जो स्कीम को डिस्कशन में लेंगे, इट इज रिलेटेड टू दी डेयरी सेक्टर। इट इज अ वेरी फेमस स्कीम कॉल्ड एज गोकुल, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कंजर्वेशन कर सके हम इंडिजीनियस ब्रीड्स का। इंडिजीनियस ब्रीड यानी जो हमारे देश से रिलेटेड है, हमारे देश में ही हमें देखने को मिलती है, एंड देयर डेवलपमेंट टू इम्प्रूव द जेनेटिक मेकअप, ठीक है, जेनेटिक मेकअप एंड इनहेंसिंग द मिल्क प्रोडक्टिविटी, ठीक है, उनकी मिल्क प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी जाए, वो डिजीज फ्री हो जाए, ठीक है, एंड इन चीजों को देखा जाएगा बेसिकली। एंड 4 गोकुल ग्राम भी बनाए गए थे, वाराणसी, मथुरा, पटियाला, फोरा, एंड उसके बाद अभी भी ये मिशन इन प्रोग्रेस है। एंड राष्ट्रीय गोकुल मिशन बेसिकली 2 कंपोनेंट्स को कंप्राइज करता है। एक तो ये है नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवीन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट, ठीक है, दूसरा है नेशनल मिशन फॉर बोवीन प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर ये यही डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड की बात करता है, एंड ऑल्सो हम ब्रीड इम्प्रूवमेंट कर सके, ठीक है, उनको जो डिजीजेस हो जाती हैं उनको उससे उनको बचा सके, ठीक है, यहाँ पर ये बात करिए, एंड ऑल्सो मिल्क प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। ये जो स्कीम है ये बात करता है जेनेटिक अपग्रेडेशन के बारे में ऑफ द बोविन एनिमल्स, या फिर जो मिल्क एनिमल्स होते हैं जैसे गाय हो गई, ठीक है, कि उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको और भी ज्यादा इनहेंस किया जाए यूजिंग द लो कॉस्ट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी। Monitoring of the project and follow-up of all the animals covered under the program shall be continued until the calves are born, ठीक है, जब तक उनके बेबी बॉर्न नहीं हो जाते। All the animals covered under the program shall be identified using UID and their data shall be uploaded on IAPH database, ठीक है, तो उनका जो पूरा जो उनके बारे में डिटेल्स हैं वो भी अपलोड करी जाएंगी। एंड ऑल इंसेमिनेटिंग एनिमल्स शैल बी गिवन एनिमल हेल्थ कार्ड, ठीक है, उनको एनिमल हेल्थ कार्ड भी मिलेगा। चलिए बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज नेशनल डेयरी प्लान 1।
ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 2011-12 टू 2018-19 के बीच में, ठीक है, इसका पीरियड है। एंड मल्टी स्टेट इनिशिएटिव है, यानी ऐसा नहीं है खाली गवर्नमेंट इसमें एक तरीके से कंट्रीब्यूशन देगी। इट इज अ मल्टी स्टेट इनिशिएटिव। ओके, नाउ टू हेल्प इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मिल्क एनिमल्स, जो दूध देने वाले एनिमल्स होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना है, टू मीट द रैपिडली ग्रोइंग डिमांड ऑफ द मिल्क। ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो मिल्क की डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। तो उस चीज उन जो नीड्स है उनको पूरा करने के लिए हम यहाँ पर प्रोडक्टिविटी को रेस करने की बात कर रहे हैं। टू हेल्प एंड प्रोवाइड द रूरल मिल्क प्रोड्यूसर्स विद ग्रेटर एक्सेस टू द ऑर्गेनाइज्ड मिल्क प्रोसेसिंग सेक्टर। यहाँ पे फोकस यही है कि हम डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड पर अपने ध्यान दें, ठीक है। 6 इंडिजीनियस ब्रीड है यहाँ पे कैटल की, जैसे गिर, सहीवाल, राठी, कनकरेज, थरपकार एंड हरियाणा, ठीक है। 6 बफेलो ब्रीड्स हैं, जैसे मुर्रा, मैसानी, जाफराबादी, नीली रवि, ठीक है, पंधपुरी एंड बन्नी, ठीक है। एंड यहाँ पे फंडिंग होगी एंड उसके बाद पूरा ये प्रोसेस चलेगा। NDP-1 will focus on 18 major milk producing states, ठीक है, which together accounts for about 90% of country's milk production, which also includes UP जैसे जो states हो गई। Now coverage of NDP-1 will however be across the country in terms of benefit accruing from the scheme, ठीक है, कि कितना बेनिफिट उनको मिल पा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम थी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले स्कीम के बारे में बात करते हैं, दैट इज पशुधन संजीवनी, ठीक है। नाम से आपको पता चल रहा है, पशु यानी एनिमल्स, संजीवनी यानी हम बात कर रहे हैं कि हम उनको और भी ज्यादा ख्याल रख सके। एनिमल वेलनेस की एक स्कीम है। यहाँ पर क्या है, एनिमल हेल्थ कार्ड यानी नकुल स्वास्थ्य पत्र एनिमल्स को दिए जाएंगे, ठीक है। इट्स लाइक अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक नेशनल डेटाबेस बनाया जाए टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ एनिमल डिजीजेस एंड कीप ट्रैकिंग ऑफ ट्रेड इन लाइफ स्टॉक एंड इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। कि ये जो एनिमल्स को बहुत सारी जो एनिमल डिजीजेस हो जाती हैं, ठीक है, उस पर हम कंट्रोल रख सकें। अगर हमारे पास नेशनल डेटाबेस होगा, यूआईडी होगा इन सारे एनिमल्स का, तो हमें अंदाजा होगा कि अच्छा ये एनिमल है, इनकी ये हिस्ट्री रह चुकी है। एंड इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा इन ट्रैकिंग द ट्रेड इन द लाइफ स्टॉक ऑल्सो एंड द प्रोडक्ट्स ऑल्सो। चलिए बात करते हैं अगली स्कीम के बारे में, दैट इज ई पशुधन हाट पोर्टल। ये एक पोर्टल है launched by National Mission on Bovine Productivity for connecting breeders and farmers of indigenous breeds, ठीक है। वो breeders and farmers जो कि indigenous breeds को grow करते हैं, ठीक है, उनका ख्याल रखते हैं, उनको connect करने की बात करी जा रही है। इस पोर्टल की मदद से farmers to be aware about the breed wise information on indigenous breeds, ठीक है, उनको information मिल पाएगी। जो farmers हैं, breeders हैं, वो सेल भी कर सकते हैं अपनी एनिमल्स की इस पोर्टल के द्वारा। चलिए अब हम बात करेंगे जितनी भी जो स्कीम्स है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग से रिलेटेड, हमने काफी सारी कर ली हैं, बट अब हम डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज स्पेसिफिकली हम उसके बारे में डिस्कशन में लेंगे, ठीक है। पहली हमारी स्कीम है पीएम मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य मतलब फिश। ये एक स्कीम है टू ब्रिंग अबाउट द ब्लू रेवोल्यूशन थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर, कि हमारे देश का जो फिशरीज सेक्टर है उसको हम और भी ज्यादा बढ़ावा दे सकें। द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम 5 ईयर प्लान 2020-21 टू 2024-2025। इसलिए इंपॉर्टेंट स्कीम है, काफी रिसेंट स्कीम है। द स्कीम एम्स टू एड्रेस द क्रिटिकल गैप इन द फिशरीज सेक्टर, ठीक है, कि हम रियलाइज करें क्या क्या गैप है, क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और उसको इम्प्रूव कर सकें, अपने पोटेंशियल को इम्प्रूव कर सकें। सर्टिफाइड क्वालिटी फिश सीड एंड फीड, ट्रेसेबिलिटी इन फिश एंड इंक्लूडिंग इफेक्टिव एक्वेटिक हेल्थ मैनेजमेंट, इन सबको हम ख्याल रख सके कि हमारा जो एक्वेटिक हेल्थ है उसको भी हम मैनेज कर सके। इट ऑल्सो प्रोमिसेस टू क्रिएट डायरेक्ट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा अबाउट 15 लाख जो फिशर्स होते हैं उनका, फिश फार्मर्स या फिश वर्कर्स या फिश वेंडर्स या अदर रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन फिशिंग सेक्टर। तो बेसिकली फिशिंग सेक्टर जो है उसको इस तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा कि और भी जो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है वो सामने आए। ओके, चलिए बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज मिशन फिंगरलिंग, अ जुवेनाइल फिश दैट आर टिपिकली अबाउट द साइज ऑफ फिंगर्स, ठीक है, फिंगर्स जितनी छोटी होती हैं, विद डेवलप्ड स्केल एंड वर्किंग फिन्स इज कॉल्ड अ फिंगरलिंग, ठीक है। तो फिंगरलिंग का मतलब क्या होता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हाथ में कितनी छोटी छोटी फिशेज हैं, ठीक है। इस मिशन के द्वारा हम क्या करेंगे, जो पोटेंशियल स्टेट्स हैं विल बी आइडेंटिफाइड टू स्ट्रेंथन
the fish seed infrastructure and facilitate the establishment of hatchers and fingerling rearing ponds। ठीक है, ऐसे ponds को बनाने की बात करी जा रही है जहां पर ये जो fingerlings हैं ये grow कर सके। The mission aimed to meet the target under Brew Revolution by 2020-2021। फिश फिंगरलिंग प्रोडक्शन जो है वो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इनपुट है टू अचीव द फिश प्रोडक्शन टारगेट अंडर द ब्रू रेवोल्यूशन। ठीक है, तो एक और चीज है जो कि आपको याद रखनी है। फिंगरलिंग क्या है ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये आपसे आ सकता है। ठीक है, मिशन फिंगरलिंग के बारे में नहीं आए, अगर ऐसा आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय फिंगरलिंग, एंड आपके पास चार ऐसे ऑप्शंस होंगे जिनमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट आपको याद ही नहीं रहेगा अरे ये तो छोटी छोटी सी मछली है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। चलिए बात करते हैं अब अबाउट द स्कीम्स रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। पहली स्कीम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, डायरेक्ट मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है ये, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इसको लेकर आया है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है टू मेक अवेलेबल द क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन। ठीक है, जो मेडिसिन होती हैं उनकी अवेलेबिलिटी रहे अफोर्डेबल प्राइजेस पर सबके लिए, चाहे वो गरीब हो इंसान चाहे वो अमीर हो। हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो जो देश है, उनको अवेलेबिलिटी मिल पाए अपने जेनेरिक मेडिसिन का थ्रू आउटलेट नोन एज जन औषधि स्टोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनाए जाएंगे, जन औषधि स्टोर्स बनाए जाएंगे। ये ऑल्सो एनकरेज करता है डॉक्टर्स को टू प्रिस्क्राइब द जेनेरिक मेडिसिन एंड रिड्यूस यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट पर पर्सन। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है इसमें दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द स्पेस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जहां पर ये जो जन औषधि केंद्र हैं ये बन पाए। एनी सिविल सोसाइटी विद एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 3 years of successful operation welfare activities can also open the JAS outside the hospital premises। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये उगाए जा सकते हैं। पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र को ऑल्सो ओपन किया जा सकता है बाय एनी गवर्नमेंट एजेंसी, किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर। बेसिकली जहां भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो सकता है वहां पर ये जन औषधि जो केंद्र है इनको डेवलप किया जाएगा, जिससे लोगों के पास जेनेरिक मेडिसिन की अवेलेबिलिटी बनी रहे। ओके, ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया यानी बीपीपीआई इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है विच विल प्रोवाइड वन टाइम असिस्टेंस इन फर्निशिंग एंड स्टैब्लिशिंग कॉस्ट ऑफ द आउटलेट। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली स्कीम के बारे में, दैट इज फार्मा जन समाधान स्कीम। ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करती है वेब बेस्ड सिस्टम को फॉर द रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवियंसेस रिलेटिंग टू प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन। कई बार क्या होता है मेडिसिन के प्राइसेस हमें फ्लक्चुएट होते हुए नजर आते हैं, तो इस वेब बेस्ड सिस्टम के द्वारा क्या होगा, एक ग्रीवियंस रिड्रेसल एक प्लेटफॉर्म आ जाएगा कंज्यूमर्स के लिए। ओके, इट वुड सर्व एज अ रोबस्ट ई गवर्नेंस टूल। ठीक है, एक गवर्नेंस टूल की तरह ये काम करेगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट थ्रू इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013। ठीक है, इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन का ये ख्याल रखेगा। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए will initiate the action on any complaint within 48 hours। ठीक है, तो 48 आवर्स के अंदर अगर कोई भी कंप्लेन आती है तो एनपीपीए उसको इनिशिएट कर देगा एक्शन अगेंस्ट इट। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से रिलेटेड स्कीम्स के बारे में। उड़े देश का आम नागरिक, थोड़ी पुरानी स्कीम है बट इंपॉर्टेंट स्कीम है, जिसे हम फेमसली उड़ान स्कीम भी कहते हैं, जिससे हम हमारे देश के अंदर रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे सके। ठीक है, एंड अफोर्डेबल रीजनल एयर कनेक्टिविटी ला सके अपने देश में। एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज एएआई इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ऑफर करता है ये कंसेशन टू द एयरलाइंस टू एनकरेज देम टू फ्लाई ऑन रीजनल रूट्स। ठीक है, अब जो एयरलाइंस है उनको फायदा ज्यादा होगा अगर वो ज्यादा लॉन्गर रूट्स लेंगे, तो यहाँ पर क्या उनको कंसेशन भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे वो रीजनल रूट्स में भी इंटरेस्टेड रहे। कंसेशन इंक्लूड ऑपरेटिंग सब्सिडीज लाइक लेवीज और चार्जेस imposed by the airport operators, excise duty at 2%, VAT at 1% on aviation turbine fuel, parking charges at airport and exempting these operations from GST net। ठीक है, तो ऐसे करके कंसेशन देने की बात करी जा रही है। मैक्सिमम एयर फेयर हैज बीन कैप्ड एट 2500। ठीक है, इतना कैपिंग कर दी है एक घंटे की जर्नी के लिए, which includes approximately 500 km on aircraft or for 30-minute journey of the helicopter. Selected airlines will have to commit 50% of the seats for RCS flights.
ठीक है, एंड ऑल सीट्स अप टू 13 पैसेंजर सीट ऑन हेलीकॉप्टर एज RCS सीट्स। ठीक है, RCS मतलब रीजनल कनेक्टिविटी के लिए रीजनल कनेक्टिविटी फंड भी बनाया जाएगा इसमें। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट विल फंड 80% ऑफ लॉसेस इनकर्ड एंड द रेस्ट विल बी कवर्ड बाय द स्टेट्स। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 80% लॉसेस को फंड करेगी। दिस इज प्रोवाइडेड थ्रू दी वेबिलिटी गैप फंडिंग। ठीक है, कि अगर प्राइसिंग में कोई भी गैप होगा तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट देख लेगी। टू द सिलेक्टेड एयरलाइन ऑपरेटर्स फ्रॉम RCF, द स्टेट गवर्नमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू रीएम्बर्स दी एप्लीकेबल शेयर। अभी तक उड़ान 1.0, 2.0, 3.0 आ चुका है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उड़ान 4.0, क्योंकि ये रिसेंटली 2020 के अंदर आया है। 78 न्यू रूट्स यहाँ पर इम्प्रूव करे गए हैं, अप्रूव करे गए हैं। ठीक है, एंड 4 राउंड ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम्स यहाँ पर आई हैं, जैसे पूरे देश का आम नागरिक, टू फर्दर इनहेंस द कनेक्टिविटी टू रिमोट एंड रीजनल एरियाज ऑफ द कंट्री। ठीक है, कावारती, अगरती, मिनिकॉय आइलैंड, लक्षद्वीप, ठीक है, इनको भी कनेक्ट किया जाएगा इन न्यू रूट्स के द्वारा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं डिजी यात्रा के बारे में। डिजी यात्रा इनिशिएटिव है विच एम्स टू ब्रिंग टुगेदर द इंटायर एविएशन इंडस्ट्री टू डेवलप अ डिजिटल इकोसिस्टम। एक डिजिटल इकोसिस्टम फॉर्म हो दैट विल डिलीवर द इंडियन एयर ट्रेवलर्स अ सीमलेस, कंसिस्टेंट एंड अ पेपरलेस सर्विस एक्सपीरियंस। ठीक है, कि उनको एक्सपीरियंस ऐसा मिल सके। ऑल एविएशन स्टेक होल्डर्स जैसे एयरलाइन हो गए, एयरपोर्ट ऑपरेटर हो गए, सिक्योरिटी, इमिग्रेशन एजेंसीज हो गई, कैब ऑपरेटर्स हो गए, रिटेल एस्टैब्लिशर्स एंड अदर्स आर वर्किंग टू रिवाइज अ डिजिटल स्टैंडर्ड विच कैन बल सीमलेस एक्सचेंज ऑफ डेटा। कि ठीक है, पेपरलेस वे में सारा काम जल्दी से हो जाए एंड जो यात्रा है वो डिजिटल वे में और भी ज्यादा आसान हो जाए। It uses the facial recognition technology to enable the faster check-ins। ठीक है, जल्दी जल्दी चेक इन हो जाए। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, एयरपोर्ट में इतना ज्यादा टाइम लग जाता है चेक इन में, इधर उधर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने में, विदाउट रिक्वायरिंग एनी पेपर बेस्ड इंटरवेंशन। ठीक है, पेपर की रिक्वायरमेंट होगी नहीं, सब कुछ डिजिटली हो जाएगा। बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज नव निर्माण स्कीम, नेक्स्ट जनरेशन एयरपोर्ट फॉर भारत। ठीक है, दिस स्टैंड्स फॉर नव, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको पता होनी चाहिए। निर्माण एक ऐसा इनिशिएटिव है टू एक्सपैंड द एयरपोर्ट कैपेसिटी बाय मोर देन 5 टाइम्स टू हैंडल अ बिलियन ट्रिप्स अ ईयर। ठीक है, कि जो एयरपोर्ट की कैपेसिटी होती है, हर एयरपोर्ट की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है कि इतनी एयरलाइंस को वो देख सकता है, इतनी आ सकती है, इतनी जा सकती हैं। ठीक है, उसको और भी ज्यादा बढ़ाया जाए। द 3 एस्पेक्ट ऑफ नव निर्माण आर बिल्डिंग ऑफ एयरपोर्ट कैपेसिटी थ्रू फेयर एंड इक्विटेबल लैंड एक्विजिशन। ठीक है, लैंड उनको अलॉट किया जाए, लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान बनाया जाए कि कैसे एयरपोर्ट एंड रीजनल डेवलपमेंट होना चाहिए, एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक्स फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। ठीक है, इसका ख्याल रखा जाए। चलिए बात करते हैं अपनी स्कीम्स रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, नीस स्कीम जिसको कहते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे देश के जो गुड्स होते हैं उनका एक्सपोर्ट हम बढ़ा सकें। ठीक है, 5 ईयर प्लान 2015 टू 2020 के बीच में आया था। इम्पॉर्टेंट है ये, आपको इनकी जो फर्दर डिटेल्स है उनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये चीज पता होनी चाहिए कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए स्कीम हाई है, एंड ऑल्सो यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलेंगे बाय इन द वे ऑफ ड्यूटी क्रेडिट्स टू दी एक्सपोर्टर्स। ठीक है, उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। ओके, एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ये पार्ट था। 2 स्कीम्स आई थी बेसिकली, एक तो ये थी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, दूसरी थी सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ठीक है, दोनों का यही था कि गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ावा दिया जा सके। चलिए बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज स्टार्टअप इंडिया स्कीम। ये एम करती है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर सके, इनोवेशन को प्रमोट कर सके, ऐसा इकोसिस्टम ला सके कि स्टार्टअप्स जो है हमारे देश के उनको ग्रोथ मिले। इस स्कीम के अंदर ये है कि कोई भी अगर एक ऐसा वेंचर फॉर्म हुआ है जो कि 10 साल से कम का है, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, उसको एक स्टार्टअप माना जाएगा। द एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 100 करोड़। ठीक है, इतना एक्सीड नहीं होना चाहिए, फिर वो एक स्टार्टअप नहीं होगा, एक वेल स्टैब्लिश्ड एक वो ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब चीजों का ख्याल रखा जाएगा और उनको बढ़ावा दिया जाएगा। It provides simple compliance regime for startups based on self certification, single window clearance हो जाएगी मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन के द्वारा,
स्टार्टअप इंडिया हब टू हैंड होल्ड द स्टार्टअप ड्यूरिंग वेरियस फेजेस ऑफ देयर डेवलपमेंट, ठीक है, वेरियस स्टेजेस में उनका साथ देगी, लीगल सपोर्ट मिलेगा, फास्ट ट्रैक पेटेंट एग्जामिनेशन हो पाएगा, फास्टर एग्जिट रूल्स भी आएंगे, ठीक है, अगर कोई इशू हो जाता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का अगर कोई भी, जिसे कहते हैं ना, इंटरवेंशन हो जाता है या कोई भी ऐसी अजीब सी सिचुएशन फॉर्म हो जाती है तो एग्जिट भी जल्दी हो सकता है। क्रेडिट गारंटी फंड फॉर द स्टार्टअप थ्रू स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिड भी यहाँ पर बनाया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा फंडिंग सपोर्ट को, ठीक है, ऑफ द कॉर्पस 10,000 crore, टैक्स exemption on capital gain invested in funds and tax exemption for startup for the 3 years, 3 ईयर के लिए टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा स्टार्टअप्स को। ओके, तो इन सब और भी चीजें, एग्जेम्पशन फ्रॉम लेबल इंस्पेक्शन ऑफ 3 इयर्स एंड इनोवेशन हब थ्रू अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, तो बहुत सारे चीजों के द्वारा ये देखा जाएगा कि जो स्टार्टअप्स हैं वो ग्रोथ करें, वो उनको बढ़ावा मिले। ओके, द इनिशिएटिव इज ऑल्सो एम्ड एट प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग SC ST एंड वुमेन कम्युनिटीज। चलिए बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज स्टार्टअप एकेडमिया अलायंस प्रोग्राम, ठीक है, ये भी स्टार्टअप से रिलेटेड है। स्टार्टअप इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च द स्टार्टअप एकेडमिया अलायंस प्रोग्राम। ये एक यूनिक मेंटरशिप अपॉर्चुनिटी है एकेडमिक स्कॉलर्स एंड स्टार्टअप वर्किंग इन सिमिलर डोमेन्स, ठीक है, इसके लिए, and it aims to reduce the gap between scientific research and the industrial application। मतलब जो रिसर्च होती है एंड जो प्रैक्टिकलिटी होती है, उन दोनों के बीच में जो गैप है उसको हटाने की बात करी जा रही है इन ऑर्डर टू इंक्रीज दी एफिकेसी, जिससे एफिकेसी और भी बढ़े और जो भी जो टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा है वो ज्यादा इम्पैक्टफुल हो। द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विद रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड टेराई। चलिए बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम। ये जो स्कीम है इट इज स्पेसिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टू प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर अ इंटरनेशनल component of freight and marketing of agricultural produce, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से रिलेटेड स्कीम है जिससे उनका ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो सके। It is likely to mitigate the disadvantage of higher cost of transportation, ठीक है, इनका जो जो एक्सपोर्ट का होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का वो ज़्यादातर हायर कॉस्ट का देखा जाता है, तो उसको भी रेगुलेट किया जाएगा, देखा जाएगा। इट वुड बी सुटेबली इंक्लूडेड इन द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ 2015 टू 2020। चलिए बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज इंटीग्रेट टू इनोवेट प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ पे इनोवेशन की बात हो रही है। 3 months कॉर्पोरेट एसेलरेशन प्रोग्राम है फॉर एनर्जी स्टार्टअप हाउस्ड एट कॉर्पोरेट प्रमाइसेस। अब इसमें क्या है, जो भी कोई भी स्टार्टअप जिसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा उसको फायदा होने वाला है, उसको कैश प्राइज मिलेगा 5 लाख का एंड ऑल्सो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो कॉर्पोरेट्स के साथ वर्क कर सके, कॉर्पोरेट्स ऑफर करेंगे उनको access to technology, technical and commercial mentorship, and access to potential customers through the corporate network of partners, ठीक है। It is developed by Invest India and Energy Sector Companies। तो यहाँ पर क्या है, जो corporates हैं and जो startups हैं उनके बीच में एक कॉर्डियल रिलेशन बनाने की बात करी जा रही है, वो सारे स्टार्टअप्स में जो कि उतने केपेबल हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने अगली स्कीम के बारे में, दैट इज रेवेन्यू इंश्योरेंस स्कीम फॉर द प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स मतलब वो सारी क्रॉप्स जो कि एक्सटेंसिव स्केल पर उगाई जाती हैं, जैसे टी, कॉफी, रबर, ओके, यहाँ पर उनकी इंश्योरेंस की बात करी जा रही है, फॉर विच इंश्योरेंस कैन बी नो लॉन्गर बी अवेल्ड फ्रॉम PM फसल बीमा योजना, ठीक है, उससे नहीं मिल पाता है। इट कवर्स स्मॉल ग्रोअर्स ऑफ रबर, टी, कॉफी, टोबैको, कार्डमम हैविंग 10 हेक्टेयर और लेस लैंड होल्डिंग, ठीक है, उनकी जिनकी लैंड होल्डिंग कम होती है बट वो ये सारी प्लांटेशन क्रॉप्स को उगाते हैं। इट विल कवर इनकम लॉस, ठीक है, या अराइजिंग आउट ऑफ द यील्ड लॉस ड्यू टू द नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क, जैसे ड्रॉट आ जाती है, ड्राई स्पेल आ जाते हैं, फ्लड आ जाता है, या कोई भी पेस्ट या कोई भी डिजीज ने हमला कर दिया या हेल स्टॉर्म आ गया, ठीक है, प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से भी ये कंडीशन फॉर्म हो सकती है, तो इन सबको ये चीज देखेगी। The scheme is compulsory for growers registered with the respective commodity boards. It is implemented on a pilot basis in 7 states, ठीक है, 7 states के अंदर ये आई है, ऐसा नहीं है पूरी कंट्री में ये इम्प्लीमेंट हुई। The scheme will operate on the principle of area approach, ठीक है, एरिया के बेसिस पर, and commodity board in consultation with the concerned state government shall designate an area, एक पर्टिकुलर एरिया को वो डेजिग्नेट करेंगे विच कैन बी अ विलेज पंचायत और एनी अदर इक्विवेलेंट यूनिट, ठीक है, एंड वहां पे इसको
फर्दर सामने लेकर आया जाएगा। चलिए बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज निर्यात बंधु स्कीम। ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का टू रीच आउट टू द न्यू एंड पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स एंड मेंटर देम टू गेट इनटू इंटरनेशनल ट्रेड एंड बूस्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। जितने भी जो पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स हैं, जो नए नए इस मार्केट में आए हैं, उनको और भी ज़्यादा बढ़ावा हो, हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो भी बढ़े। हमें पता है हमारा कंट्री वैसे भी एक एक डेफिसिट में रहता है, हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स। हमारे देश को अगर तरक्की करनी है, अगर अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको कम करनी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू रेज आर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो ये सारी स्कीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की स्कीम्स को देख लेते हैं। बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज 5 स्टार विलेज स्कीम। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इसको लेकर आया है। एंड ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये देखती है कि जो रूरल एरियाज है हमारी कंट्रीज के, वहाँ पर भी जो पोस्टल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड हो सकें। ठीक है, पोस्टल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उन तक भी पहुंच सके, हमारे जो इंटीरियर्स ऑफ आर कंट्री हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज पीएम वानी स्कीम। पीएम वानी मतलब पीएम वाईफाई एसेस नेटवर्क इंटरफेस। यहाँ पे वाईफाई की जो एसेसिबिलिटी है उसको बढ़ाने की बात करी जा रही है, जिससे प्रोलिफिकेशन ज़्यादा हो सके हमारे देश के अंदर। अकॉर्डिंग टू द फ्रेमवर्क, public data office और public data centers will be established, maintained and operate इसके अंदर। एंड ओनली वानी कंप्लेन यानी वाईफाई एक्सेस पॉइंट एंड डिलीवर ब्रॉडबैंड सर्विसेज टू द सब्सक्राइबर्स, कि वहां पर भी उनको वाईफाई फैसिलिटी मिल सके। पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स which will curate information regarding PDO will be set up to perform the functions related to authorization and accounting। ठीक है, तो PDO जो होंगे वो क्या देखेंगे, authorization, accounting, इन सब चीजों को। However, the aggregators who will work closely with the PDO and app provider will have to register themselves। उनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, दैट इज सरल संचार द्वारा। तो पीएम वानी से क्या है कि वाईफाई एक्सेसिबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। चलिए बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। यहाँ पर भी यही है कि मिशन एम टू प्रोवाइड दी ब्रॉडबैंड एक्सेस इन द विलेजेस। अब जैसे जैसे हमारी कंट्री डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ रही है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो रूरल इंडिया है, हमारे जो विलेजेस हैं, वहां तक भी हम इंटरनेट फैसिलिटी को प्रोवाइड कर सकें। तो ये भी यही बात कर रहा है कि ब्रॉडबैंड एक्सेस मिल सके by 2022, the government plans to lay the incremental 30 lakh root kilometer of optical fiber cable। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा ये जो ब्रॉडबैंड फैसिलिटी है इसको प्रोवाइड किया जाएगा। द सेंटर विल वर्क विद द स्टेट्स and UT to have consistent policies pertaining to expansion of digital infrastructure। ठीक है, कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिले। इट एम्स टू इंक्रीज द टावर डेंसिटी। टावर डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी मतलब उतना ज्यादा बेहतर कनेक्टिविटी हो पाएगी। ठीक है, अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं क्रिएशन ऑफ डिजिटल फाइबर मैप ऑफ द डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द ऑप्टिकल फाइबर केबल एंड टावर्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, ये इसका होल मोटिव है। बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज भारत नेट। एक बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस प्रोग्राम टू प्रोवाइड द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर विद अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ऑन अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस टू ऑल द हाउस होल्ड इन द कंट्री। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हुए बगैर हमारी कंट्री के जितने भी सिटीजन्स हैं, चाहे वो रूरल इंडिया में हो चाहे वो अर्बन इंडिया में हो, ठीक है, उनको नेटवर्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अवेलेबल हो, उनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अवेलेबल हो। इट एम्स टू रियलाइज द विजन ऑफ डिजिटल इंडिया, कि डिजिटल इंडिया तभी साकार हो पाएगा जब हमारे देश के कोने कोने तक इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड हो पाएंगी। द प्रोग्राम प्रीवियसली कॉल्ड एज द नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, पहले इसको ये बोला जाता था, वॉज अप्रूव्ड इन अक्टूबर 2011। ओके, अब आते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। एम करती है टू गिव रूरल इंडिया अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज। ठीक है, कि उनको अफोर्डेबल रेट्स पर इंश्योरेंस सर्विसेज मिल सके। इस स्कीम के अंदर एटलीस्ट वन विलेज हैविंग अ मिनिमम ऑफ 100 हाउस will be identified in each district and provide with a minimum of one rural postal life insurance policy for each household। each household को एक rural postal life insurance मिलेगा। कवरेज होगी सारी हाउस होल्ड्स की, दैट इज आइडेंटिफाइड बाय द विलेज
एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि कवरेज अच्छे से हो पाए विलेज एरिया में। ऑल विलेज अंडर द संसद आदर्श ग्राम योजना विल बी ब्रॉट अंडर इट्स एम्बिट, इसके अंदर वो आ जाएगा। बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज दीन दयाल स्पर्श योजना, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी स्पर्श योजना 2019 में। काफी ज्यादा ये करंट अफेयर्स में थी। बेसिकली जो भी स्टैम्प्स कलेक्ट करने की जिनकी हॉबी होती है उनको प्रमोट करने के लिए ये आई थी। इज अ पैन इंडिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम for the children of standard 6th to 9th having good academic record and pursuing philately as a hobby। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको philately बोला जाता है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फिलोटली किससे रिलेटेड है? स्टैम्प से रिलेटेड है। द सिलेक्शन वुड बी बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्राम वर्क ऑन philately एंड परफॉर्मेंस इन philately क्विज कंडक्टेड बाय द सर्कल्स। बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज दर्पण विच स्टैंड्स फॉर डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। ठीक है, एम करती है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन और भी ज्यादा हो सके ऑफ अनबैंक्ड रूरल पॉपुलेशन। जिन भी रूरल एरियाज में बैंक की फैसिलिटी नहीं है वहां पर भी फाइनेंशियल इंक्लूजन हम ला सकें। द प्रोजेक्ट शैल इंक्रीज द रूरल रीच ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो रीच होगी वो रूरल एरियाज में भी हमारे देश में हो पाएगी और वहां पर भी लोगों को फैसिलिटी मिल पाएगी। इट एक्सटेंड टू प्रोवाइड अ लो पावर टेक्नोलॉजी सोल्यूशन टू ईच ब्रांच पोस्टमैन टू इम्प्रूव द सर्विस डिलीवरी। कि वो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बेहतरीन ना होते हुए भी लो पावर टेक्नोलॉजी में भी वो जिसे कहते हैं ना अपनी सर्विस को अच्छे से डिलीवर कर पाए। ओके, बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज पंडित दीन दयाल उपाध्याय संचार कौशल योजना। ठीक है, संचार यानी कम्युनिकेशन। इट इज अ स्किल डेवलपमेंट स्कीम दैट विल ट्रेन रूरल यूथ, जो यूरल यूथ है, जिसे वो मेंटेन कर सके मोबाइल टावर्स को, रिपेयर कर सके ऑप्टिकल फाइबर्स को, फिक्स कर सके ऑल अदर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन इनको ट्रेन करेगी, लोगों को स्किल प्रोवाइड करेगी, जिससे वो टेलीकॉम सेक्टर को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देख सकें कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको और भी ज्यादा अच्छा बना सके। द स्कीम विल बी इनिशियली इम्प्लीमेंटेड इन यूपी, बिहार, उड़ीसा, पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, स्किल ट्रेनिंग विल बी बेस्ड ऑन नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। चलिए, आज के लेक्चर के लिए इतनी ही स्कीम्स थी। ये सारी स्कीम्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोटे मोटे तौर पर आपको पता होना चाहिए कि ये स्कीम है, इसके अंदर ये सारे प्रोविजन है। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप यू एंजॉयड इट। ऐसे ही आप हमारे साथ जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उनको कवर करते रहिए और इनके नोट्स बनाते रहिए। आई विश कि आप अगर इसके नोट्स बना रहे होंगे और आप लास्ट में बिल्कुल आपका जब एग्जाम आने वाला होगा तब आप इनको एक रिवीजन मारेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे इन गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आता है। अगर किसी भी स्कीम के बारे में पूछ लिया जाएगा आई विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू गिव द आंसर्स। Okay, so this was all for this video. I really hope you enjoyed it. Please do not forget to hit the like button and tell us कि आपको ये videos कैसी लग रही है. This was all for this video. Thank you very much.